नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में होंगे। तो दोस्तों आइए बिना समय व्यर्थ किए आज के अपने इस लेक्चर की, अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले कई लेक्चर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, बिल्कुल आराम से हर एक वेरिएशंस को धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के अब तक 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे जब किसी भी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को चेंज किया जाए, जिसमें 3 वेरिएशंस थे। पहला वेरिएशन था केवल सेलिंग प्राइस चेंज किया जाए, दूसरा वेरिएशन था जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को चेंज किया जाए परसेंट में, और तीसरा वेरिएशन था जिनमें दोनों को चेंज किया जाए रुपीज में। उसमें भी 2 वेरिएशन थे, जब सेम चेंज हो और डिफरेंट चेंज हो। उनको करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रोसेस देखे थे। लास्ट क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन है, तो जो लोग क्लासेस मिस कर चुके हैं वो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं, आज का जो वेरिएशन है काफी छोटा है और काफी आसान है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं इसको इजीली। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें इस वेरिएशन में यहां पर प्रॉफिट या लॉस को नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में प्रॉफिट या लॉस गिवन होता है, तो कैसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का कैलकुलेशन करते हैं, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं। तो लेते हैं आपका आज का सबसे पहला एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन अगर आप बच्चों ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ प्रतिशत बताएं। अब आइए जरा ध्यान दें कि इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं इसका लॉजिक आपको समझा दूं, बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है, बिल्कुल इजी वेरिएशन भी होता है। तो पहले हम इसका लॉजिक समझने के लिए आइए जरा बेसिक प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, यानी मेथड नंबर 1 पे। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है। याद रखिएगा, मैंने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एज्यूम किया है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मेरे एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी था तो 5 वस्तु क्रय मूल्य 5 सीपी होगा, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी था तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 एसपी होगा। तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो हमारे पास आएगा 4/5। 4/5 कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। इस मेथड को बताने का मतलब क्या था, हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कैसे अभी मैं उस पर बात करूंगा। तो वो कैसे डायरेक्टली मेथड आता है उसको समझने के लिए हमें बस यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर यह समझनी है कि आपने जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये जो रेशियो निकाला है, जिसका मान 4/5 आया है, ये सिंगल आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रेशियो को डिनोट करता है। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात है। या आप ये भी कह सकते हो कि 10 वस्तु और 10 वस्तु के क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात है। आर्टिकल शुड भी सेम होने चाहिए। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, तो अगर मैं मान लूं कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज और सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो प्रॉफिट 1 रुपए का है और ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होगा इंटू 100, यानी हमें 25% का प्रॉफिट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल इजी सा वेरिएशन था, इसको बेसिक से मैंने आपको सॉल्व करके बताया। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह ना करके आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। आपको बस प्रश्न में इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो रिलेशन गिवन है वो किन 2 टर्म्स के बीच में गिवन है, किन 2 टर्म्स के बीच में संबंध आपको दिया गया है, आप वो 2 टर्म्स लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी आपका जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का है। तो मैं लिख लूंगा यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, इसको आपको इधर लिखना है, उल्टा रिवर्स वैल्यू को इंटरचेंज करना है। कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का था, 5 का, तो वो सेलिंग प्राइस के नीचे आप लिखोगे, और सेलिंग प्राइस था 4 का, तो वो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लिखोगे। यानी आपको आर्टिकल को एक्सचेंज कर देना है।
वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो 5 मैंने यहां लिखा। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, तो 4 को मैंने यहां लिखा, डेटा को इंटरचेंज कर दिया। तो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, आपके पास सीपीएसपी आ चुका है, तो प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है और ये प्रॉफिट 1 का है और ये प्रॉफिट 4 पर इंटू 100, यानी आपको 25% का लाभ होगा। ये आएगा आपका आंसर। तो पेपर में या एग्जाम में जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जब इसे फॉलो करना और ये आसानी से ऐसे कर सकते हैं तो इसे बताने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन आपको डिस्काउंट में मिलेगा, वहां पर आपको कुछ चीजें मैं समझाऊंगा, तो उसके लिए मैं आपको बेस यहीं दे रहा ताकि इस चीज बेसिक चीज को यहां समझे रहे, ताकि मैं वहां जब क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपको चीजें प्रॉपर समझ में आए। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने डेटा इंटरचेंज क्यों किया। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 5 का कॉस्ट प्राइस था और 4 का सेलिंग प्राइस था तो आपने 5 यहां कॉस्ट प्राइस के नीचे और 4 सेलिंग प्राइस के नीचे क्यों नहीं लिखा, आपने उसे एक्सचेंज क्यों किया। और ये कोई ट्रिक है, तो ये ट्रिक आई कहां से? ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके इसी बेसिक मेथड का ये स्टेप है जिसे यहां पर आपको यूज किया गया है। देखो, हमने जब डेटा लिखा था तो 5 का कॉस्ट प्राइस 4 का सेलिंग प्राइस था, और जब हमने रेशियो लिया तो जो कॉस्ट प्राइस के साथ 5 था वो सेलिंग प्राइस के सामने चला गया, और जो सेलिंग प्राइस के साथ 4 था वो कॉस्ट प्राइस के सामने चला गया, यानी यहां डेटा इंटरचेंज हो गया। इसलिए हमने इसी स्टेप को यहां डायरेक्ट लिखा और हमने आर्टिकल को इंटरचेंज कर दिया, यानी एक्चुअली देखा जाए तो हम इसी स्टेप को यहां पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये आज के सेशन का सबसे पहला और इजी एग्जांपल था। आइए इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल और करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट उस एग्जांपल को पढ़ें और आंसर बताएं। क्वेश्चंस पढ़िए और फटाफट आंसर बताइए। बहुत लोगों ने आंसर दे भी दिया है, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, कुछ लोग सही भी दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। जो सही दे रहे हैं वो काफी अच्छा, और जो लोग गलत दे रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जवाब दें सही या गलत, फिर उसे चेक करें कि गलती हुई तो कहां हुई। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं जो आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। वो कॉस्ट प्राइस 7 आर्टिकल का कह रहा है तो 7 यहां, सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल का कह रहा है तो 10 यहां, यानी यहां पर हमें हो रहा है लॉस, क्योंकि यहां कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है और ये लॉस 3 का है। लॉस सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी 30%। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आया 30%। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल 10 आर्टिकल के उसी सेम टाइप के 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो हमारा लॉस परसेंट आएगा जिसकी वैल्यू 30% है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो अगले एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसे पढ़ें और फटाफट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन नहीं है, यहां रिलेशन सेलिंग प्राइस और लॉस का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्वल्स टू लॉस ऑन 12 आर्टिकल, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं पर हुए हानि के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑन 12 आर्टिकल, देन फाइंड लॉस परसेंट। यानी 3 वस्तु को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है, जो सेलिंग प्राइस है 3 आर्टिकल का, वो उतना ही है जितना आप 12 आर्टिकल को बेचकर लॉस लेते हैं। यानी 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल के लॉस के बराबर है, तो हमें लॉस परसेंट बताना है। तो यहां जो रिलेशन गिवन है वो बच्चों सेलिंग प्राइस और लॉस के बीच में गिवन है, तो हम सेलिंग प्राइस लॉस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लॉस का रिलेशन है, सेलिंग प्राइस लॉस लिखिए, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का रिलेशन है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लिखिए। जो जिन दो टर्म के बीच में रिलेशन है आपको उसे लिख लेना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमने 3 यहां लिखा, इक्वल्स टू लॉस ऑन 12 आर्टिकल, तो लॉस वाला टर्म यहां पे लिखा, डेटा इंटरचेंज करना है। लेकिन प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, पिछले क्वेश्चन में भी एग्जांपल में भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी, लेकिन इस एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस नहीं है, इस एग्जांपल में सेलिंग प्राइस और लॉस है। तो चलो कॉस्ट प्राइस भी साथ साथ लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं
तो आपने किसी आर्टिकल को 12 रुपीज पर बेचा और आपको 3 रुपीज का हो गया लॉस। 12 पर कोई आर्टिकल बेचा मैंने और 3 रुपीज का लॉस हो गया, दैट मीन्स मैंने उसे खरीदा कितने पर होगा, 15 रुपए पर, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 15 रुपीज, 15 रुपए। तो बस लॉस परसेंट बताना है तो चलो लॉस निकालें। तो यहां लॉस हो रहा है 3 का और ये लॉस कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, ये कट गया 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आया 20%। तो ये इसको करने का तरीका हो गया। लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना हो, जिन दो टर्म के बीच में रिलेशन हो, उनके डेटा को इंटरचेंज करिए और वहां से प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। अगर उन डेटा में कॉस्ट प्राइस है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो सिमिलरली आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैंने आपको डायरेक्टली यहां पर बता दिया। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि आप बेचोगे, कोई आर्टिकल बेचोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पर सीपीएसपी तो सेम ही हो जाता है। तो लॉस या प्रॉफिट होगा, तो वहां पर प्रॉफिट या लॉस को नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में गिवन होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में दिया जाएगा, वस्तुओं की संख्या के रूप में लाभ और हानि को बताया जाएगा। तो आपसे कहेगा बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आइए जरा बात करते हैं, देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर अगला एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़ें, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 33 kg ऑफ शुगर, 33 किलोग्राम चीनी बेचने के पश्चात, आफ्टर सेलिंग 33 kg ऑफ शुगर, 33 किलोग्राम चीनी बेचने के पश्चात, अ शॉपकीपर गेट, एक दुकानदार को लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 kg राइस। 33 किलोग्राम चावल बेचने के बाद, चीनी बेचने के बाद एक दुकानदार को 11 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, देन फाइंड लॉस परसेंट। फिर से रिपीट करूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अगर 33 kg शुगर को सेल करता है, चीनी को बेचता है, तो उसे 11 kg शुगर के कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर ही लॉस होता है। तो बताइए लॉस परसेंट क्या होगा। अब देखो यहां पे चूंकि लॉस निकालना है तो आप लिखेंगे सीपी, एसपी एंड लॉस, तीनों टर्म मैंने लिख लिया। प्रॉफिट होता सीपी एसपी, प्रॉफिट लिखते। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, तो आइए जरा उसको देखते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को करते समय केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस दिया है, जिस प्रॉफिट या लॉस की वो बात कर रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में है। तो इस क्वेश्चन में ये जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि वो कह रहा है 11 किलोग्राम सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो अगर मैं मान लूं कि 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो लॉस 11 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ, यानी लॉस 11 रुपीज का होगा। तो मैंने यहां पर 11 लिख लिया। लॉस सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में था, तो मैंने 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज दिया, तो 11 kg के लॉस के बराबर है। तो 11 kg का सेलिंग प्राइस 11 रुपीज हुआ, और ये 11 kg का लॉस तब हुआ जब मैंने कितना kg आर्टिकल बेचा, 33 kg शुगर बेचा तब। तो जब 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 है और मैं 33 kg शुगर सेल कर रहा, तो 33 kg शुगर का सेलिंग प्राइस 33 होगा। यानी अगर मैं 1 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी बेचता हूं, तो मैंने 33 किलोग्राम चीनी बेचा, तो 33 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 33 रुपए। लॉस 11 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 11 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 11 रुपए। हमने ये डेटा लिख लिया, बस हमारा काम हो गया। एसपी लॉस मिल गया, चलो सीपी भी निकाल लें। 33 पर आर्टिकल बेचा गया, 11 का लॉस हो गया, मतलब उसे खरीदा गया होगा 44 में। तो लॉस परसेंट की जो वैल्यू आई वो आई लॉस, यानी 11 अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 25% का लॉस होगा। यानी अगर एक दुकानदार को 33 किलो चीनी बेचने के बाद 11 kg चीनी के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, तो अगर उस लॉस परसेंट का कैलकुलेशन किया जाए तो वो लॉस परसेंट 25% आएगा। मतलब वो जितना kg भी शुगर बेच रहा होगा, इस कंडीशन पर उसे 25% का लॉस होगा। तो ये इसका सेकंड वेरिएशन होता है। तो इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप उसका आंसर फटाफट देंगे। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स देते रहिए, बिल्कुल शर्माइए नहीं, क्वेश्चन करें। जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जब भी आप 8:30 बजे आते हैं, तो पेन और पेपर लेके साथ में बैठें और अपने आंसर्स तुरंत आप जिस किसी मेथड सॉल्व करते हो, जैसे भी सॉल्व करते हो, आपके दिमाग में जो भी आता है
उस तरीके से आप सॉल्व करें और फटाफट आंसर बताते रहें। करना इंपॉर्टेंट है, सही गलत वो तो बाद में सही कर लिया जाएगा। पहले करने की आदत डालें, फिर सही करने की आदत डालें, फिर जल्दी करने की आदत डालें। सीक्वेंस फॉलो करें तो आप टाइम भी रिड्यूस कर पाएंगे और क्वेश्चन भी ज्यादा कर पाएंगे। तो आइए इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। अगले एग्जांपल को जरा ध्यान से पढ़ें और कमेंट बॉक्स में आंसर्स दें, जल्दी जल्दी आंसर्स बताते रहें। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 7 kg ऑफ राइस, 7 किलोग्राम चावल बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग 7 kg ऑफ राइस, 7 किलोग्राम चावल बेचने के बाद, अ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस। अ शॉपकीपर गेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस। 7 किलोग्राम चावल बेचने के बाद एक दुकानदार को 1 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। अब वही पुराना काम, सीपी एसपी और यहां हुआ है प्रॉफिट, तो हमने लिख लिया प्रॉफिट। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो यहां पर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है, तो 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो उसे प्रॉफिट 1 kg के ही बराबर हुआ है, तो प्रॉफिट तो 1 का होगा। और ये 1 kg का प्रॉफिट तब हुआ जब उसने 7 kg राइस बेचा, तो 7 kg का सेलिंग प्राइस 7 रुपीज हो गया, क्योंकि 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 लेके चलना है। आपको भी 1 ही लेके चलना है सिंपली। आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हो, बट हम 1 ही ले लेते हैं, क्या छोटा नंबर रहेगा, इजी कैलकुलेशन। तो किसी आर्टिकल को 7 पर बेचा गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स उस आर्टिकल को खरीदा गया होगा 6 रुपए पर। 6 का आर्टिकल खरीदा गया, 1 रुपए का प्रॉफिट 7 पर बेचा गया, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लें। 1 का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस 6 × 100, यानी 50/3%, यानी 16 सही 2/3% का होगा लाभ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारे पास आंसर इजीली आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टाइप, जो भी इस वेरिएशन में जो 2 टाइप थे, दोनों टाइप आपको समझ में आएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, उनको करने का तरीका मैंने आपको बताया, आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, आसान होता है, इसलिए आपको ये क्लर्क वगैरह के, बैंकिंग क्लर्क वगैरह के पेपर में, आईपीएस पीओ के प्री के पेपर में, एसएससी के पेपर में, 10+2 के पेपर में, रेलवे, यूपी SSSC, यूपीपी, हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली जब हमारा प्रॉफिट या लॉस या नंबर ऑफ आर्टिकल के किसी 2 टर्म के बीच में रिलेशन नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में हो, या प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू को नंबर ऑफ आर्टिकल यानी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल में रिलेशन में दिया हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने आज बात कर ली। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट टाइप पर, अगले वेरिएशन पर। तो अगला वेरिएशन जो है उसमें अगर हम बात करें तो वहां पर सिंगल आर्टिकल, अगर कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु को कई लोगों को सक्सेसिवली बेचा जाए, ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सी डी को बेचे, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन, या कॉस्ट प्राइस दिया हो तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकालना, ये सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और आइए जरा इस पे भी ध्यान देते हैं। तो अगर मैं इस वेरिएशंस पे बढ़ूं तो इस वेरिएशन में बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है लीनियर। लीनियर का मतलब जब एक सामान दूसरे को दिया जाए तो वो सामान लौट के उस व्यक्ति के पास ना आए जिसने शुरुआत की थी। और दूसरा होता है सर्कुलर, जब वही सामान कई व्यक्तियों के पास बिकने के बाद फिर से उसी व्यक्ति के पास आ जाए जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम दोनों की बात करेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक आर्टिकल ए ने खरीदा, उसने बी को इसे बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। ए ने कोई आर्टिकल खरीदा, उसने बी को बेच दिया मान लो 20% के प्रॉफिट पर। बी ने फिर सी को बेच दिया 30% के लॉस पर। सी ने फिर डी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर। तो आपसे कहेगा बताइए उसी प्राइस पर अगर ए डी को बेचता डायरेक्टली तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता। ये लीनियर का केस है। आर्टिकल यहां से चला और यहां पहुंचा, फिर वो आर्टिकल इसके पास नहीं आया। और अगर वही क्वेश्चन ऐसे होता कि ए ने आर्टिकल बेचा बी को 20% के प्रॉफिट पे, बी ने बेचा सी को 30% के लॉस पे, सी ने बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पे, और डी ने फिर से वही सामान बेच दिया ए को 40% के प्रॉफिट पे, तो अब बताइए इस ए को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो आपको जो समझने वाली बात है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी सर्कुलर का केस आता है, जब सामान घूम फिर के उसी व्यक्ति के पास आए जिसने उसे बेचा था, तो उस व्यक्ति को 2 बार प्रॉफिट या लॉस होता है। एक बार बेचते समय
और एक बार लास्ट में खरीदते समय। जबकि लीनियर में उस व्यक्ति को एक ही बार प्रॉफिट या लॉस जो है वो एक ही बार होता है, क्योंकि उसने उस आर्टिकल को एक ही बार बेचा है। यहां पर वो बेच भी रहा है और साथ में उस आर्टिकल को खरीद भी रहा है। जैसे ऐसा सपोज करिए कि 100 रुपए का मैं कोई आर्टिकल लाया और मैंने 120 पर बेचा, और फिर वही आर्टिकल अब मुझे किसी कई हाथों से गुजरते हुए मुझे 80 रुपए का मिल रहा है। यानी मेरे जेब से 100 रुपए खर्च हुए थे और मेरे पास 120 रुपए आ गए जब मैंने पहली बार बेचा, और आखिरी बार जब वो सामान आया तो मुझे अब उस सामान के लिए 80 रुपए देने हैं, यानी मेरे पास 40 रुपए बचे हैं। यानी मुझे उस आर्टिकल पर 40% का प्रॉफिट होगा। तो ये सर्कुलर का केस आता है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए जरा उस पर बढ़ते हैं। तो इसके लिए लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो जरा देखिए पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास उसमें कह रहा है कि A sell an article to B at the profit of 20%। A ने एक वस्तु B को बेच दिया 20% के लाभ पर। लाभ है इसलिए मैंने +20 लिखा। B sell this article to C। B ने इस आर्टिकल को C को बेच दिया 25% के लॉस पर। एंड C sell this article to D at the profit of 33 whole 1/3%। 33 सही 1/3% के लाभ पर C ने बेच दिया D को। Then find profit or loss of A when article was directly sold to D at the same price। तो A को होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए यदि वो सामान डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे D को उसी मूल्य पर बेच दिया जाता। तो इस क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं। 100 वैल्यू लेके भी कुछ लोग करते हैं। 100 का सामान 20 का प्रॉफिट, इसने 120 का खरीदा, 120 का 25% लॉस हो गया, 30 का 90 खरीदा, 90 का 33 होल 1/3% प्रॉफिट हो गया, तो फिर उसको यहाँ पे निकाल लिया, 120 पे खरीदा। कुछ इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कैसे करोगे, आओ जरा देखें। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब 1/4 और इसका मतलब होता है 1/3। शुरुआत करते हैं ए से। एक तरफ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखते हैं, या सीधे सीधे आप वैल्यू लिखिए। ए से शुरुआत करते हैं, तो यहां मैंने लिख लिया ए का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसने बेचा कितने पर, 6 पर। अब बी का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उसने बेचा कितने पर, 5 पर। सी का कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो उसने बेचा कितने पर, 4 पर। ये मैंने वैल्यू लिख दी और लास्ट में हमारे पास ये मिल गया डी ने उसे आर्टिकल को, क्योंकि सी ने डी को बेचा है, डी ने उस आर्टिकल को कितने का खरीदा। अब ये चीज है क्या, जरा इसे ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्काउंट शुरू कर देंगे। डिस्काउंट में इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। इसमें मैंने ये चीज लिखी क्या है पहले वो समझिए। अगर ए का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस ए है, तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, क्योंकि ए ने जिस दाम पर बेचा है बी ने उसी दाम पर खरीदा है। मतलब ए का सेलिंग प्राइस जो 6 था वो बी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब इस डेटा पे बात करें तो बी का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, बी का कॉस्ट प्राइस अगर ये 4 है तो बी ने बेचा है कितने पर, 4 और 1 का लॉस यानी 3 पर। ये यहां 3 होगा क्योंकि ये लॉस था। बी ने बेचा 3 पर। अब ये बी ने बेचा 3 पर लॉस लेने के बाद, तो चूंकि ये क्या है, बी का सेलिंग प्राइस, और जो बी का सेलिंग प्राइस है वही सी का कॉस्ट प्राइस है क्योंकि सी ने खरीदा है। यानी मैं कह सकता हूं ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सी है। अब सी के कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो सी वही सामान बेच रहा है 1/3 पर, यानी सी ने खरीदा 3 पर, ये सी का कॉस्ट प्राइस है सीपी। तो उसने उसको बेचा प्रॉफिट पर, तो 3 + 1 4 पर उसने बेचा, यानी सी का सेलिंग प्राइस 4 है जो कि डी के लिए कॉस्ट प्राइस है। यानी हमारे पास जो ये वैल्यू आई वो आई सीपी ऑफ डी, जितने में इस आर्टिकल को डी ने खरीदा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब रेशियो होता है, ये एक तरह से सब रेशियो है। इधर का कोई भी नंबर इधर के किसी भी नंबर से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था, और इस प्रोसेस का यूज हम लोग अब डिस्काउंट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, और एलिगेशन मिक्सचर में भी करेंगे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देखे हो तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए भी इस मेथड का यूज कर लिया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि अब क्या करना है। अब चूंकि ये रेशियो है तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी ये कट जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और कॉस्ट प्राइस ऑफ डी। यानी आप इधर के और इधर के नंबर्स को कटा दीजिए
और लास्ट में जो आपको रेशियो मिलेगा वो ए और डी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 4 से 4 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 5 और 6, 5 और 6। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 5 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डी हो जाएगा 6। तो अगर ए डायरेक्टली उस सामान को डी को बेचता, यानी 5 का सामान ए के लिए है, ये ए का है, अब वो डायरेक्टली अगर डी को बेचता तो उसे प्रॉफिट होता, और ये प्रॉफिट होता परसेंट अगर निकाला जाए तो 1 का, और ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर, जो कि ए का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो अपॉन 5 इंटू 100, यानी उससे 20% का ही प्रॉफिट होता। यानी अगर ए उसी आर्टिकल को डायरेक्टली डी को बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है वहां पे कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट की आंसर हो गई। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर डी ने आर्टिकल को 720 रुपए में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस फॉर डी इज 720 रुपीज। अगर डी ने आर्टिकल को 720 रुपए में खरीदा है तो ए ने कितने रुपए पे खरीदा होगा? मेरे इस रिलेशन में डी ने उस आर्टिकल को 6 पे खरीदा है, 6 यूनिट पर। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 रुपए। तो पूछ रहा है ए ने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा होगा, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस 5 है, तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि आएगा 5 इंटू 120, यानी 600 रुपीज़। तो ये आपके सेकंड पोर्शन का आंसर हो गया, और ये आपके फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। पुराना प्रोसेस है, परसेंटेज में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं डिटेल में। जो लोग मिस कर दिए हैं वो यूट्यूब पे जीएमआर कॉम्पिटिशन एज चैनल पे जाएं, हमारे पुराने सारे लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो बच्चे जीएमआर कॉम्पिटिशन एज का ऐप देखते हैं, तो ऐप में अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको वीडियो सेशन पे भी आपको मिल जाएंगे। मैथ्स की क्लासेस हर रोज 8:30 बजे चलती हैं, मंडे टू सैटरडे, और जीएस की क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे चलती हैं, और जल्द ही इंग्लिश और रीजनिंग क्लासेस भी आपकी टाइमिंग भी अपडेट कर दी जाएगी। तो आप लोग ऐसे रेगुलरली जुड़े रहें, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। हर उस नीडी पर्सन को शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, हमारी तरफ से एक प्रयास है, और ये प्रयास सभी लोग करें, और बिल्कुल सराहनीय प्रयास होता है सबके लिए। तो आप इन सब चीज़ों का एडवांटेज लें, और हर व्यक्ति को ये लिंक शेयर करें, और ये यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियल है। और अगर आपको लगता है बेनिफिशियल नहीं है तो बिल्कुल भी इसे आगे ना बढ़ाएं। और डिसलाइक के बटन आपके पास है, डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक कर रहे हैं कभी ऑप्शन आपके पास, अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसे लाइक करें। तो ये हमने बात कर ली लीनियर रिलेशन के फर्स्ट एग्जांपल की। एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जरा अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ें। तो आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यहां पर P ने एक आर्टिकल Q को बेचा। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। तो यहां पर P एक आर्टिकल Q को बेचता है 12.5% के लॉस पर, 12 होल 1/2% के लॉस पर। P ने एक आर्टिकल Q को बेचा 12.5% के लॉस पर। याद रखिएगा लॉस इसलिए माइनस, ये मैं डेटा लिख रहा है क्वेश्चन का, आप डायरेक्टली पेपर में जब भी या सॉल्व करें तो डायरेक्ट वैल्यू लिख के सॉल्व किया करिए। Q ने उसी आर्टिकल को बेच दिया R को 14 होल 2/7% के प्रॉफिट पर, और R ने उसी आर्टिकल को सेल कर दिया S को 10% के प्रॉफिट पर। तो आपसे कह रहा है कि रेशियो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ P और कॉस्ट प्राइस ऑफ S का। P के क्रय मूल्य और S के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो अगर आइए जरा बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं P से। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी 8 का सामान इसने बेच दिया 7 में, क्योंकि लॉस है 1/8, 8 का सामान 1 का लॉस 7 पर बेचा। 14 होल 2/7% का मतलब 1/7 होता है, यानी 7 का सामान प्रॉफिट है, तो 1 का प्रॉफिट यानी 8 पर बेचा, इसका मतलब 1/7 होता है। तो 7 का सामान 1 का प्रॉफिट यानी 8 पर बेचा गया। और R ने S को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, 10% का मतलब 1/10, 10 का सामान 1 का प्रॉफिट यानी 11 पर बेचा गया। हमने शुरुआत P से की थी, तो ये P का कॉस्ट प्राइस आएगा, CP ऑफ P, और अंत हुआ है S पर, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ S आएगा। अब इधर का कोई भी नंबर अगर इधर किसी भी नंबर से कट रहा है तो आप उसे कटा सकते हैं। देखिए 8 8 भी कट गया और 7 7 भी कट गया, तो यहां पर बचा केवल 10 और 11। बस नहीं कटे तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ P और कॉस्ट प्राइस ऑफ S का रेशियो पूछा था, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ P रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ जो S है
वो आ गया 10:11। ये हमारे पास आ गया आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। ये तब का केस होता है जब किसी आर्टिकल को सक्सेसिवली 2 या 3 लोगों को बेचा जाए। उसमें ये पहला वेरिएशन, पहला टाइप हमने पढ़ा जब लीनियर का केस पढ़ा, जब उस आर्टिकल को बेचा जाए लेकिन वो आर्टिकल फिर से उस व्यक्ति के पास ना आए जिसने इस आर्टिकल को बेचना सबसे पहले शुरू किया था। अब अगर बात करें सर्कुलर रिलेशन की, मतलब आर्टिकल बेचा जाए और आर्टिकल घूम फिर के फिर से उसी व्यक्ति के पास आ जाए जिस व्यक्ति से इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसको कैसे करेंगे? तो आइए जरा उस पर भी बात करते हैं। तो उसके लिए लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है पी ने एक आर्टिकल को सेल किया क्यू को। पी ने एक वस्तु क्यू को बेचा 20% के लाभ पर। पी ने क्यू को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। क्यू ने फिर उसी वस्तु को बेच दिया आर को 25% की हानि पर, और आर ने फिर उसी वस्तु को बेच दिया पी को 10% के लाभ पर। सीपी है 10% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो हमने माइनस। तो आपसे कह रहा है कि बताइए पी को पूरे ट्रांजैक्शन में होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो पी को पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए भी आप उसी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो क्या बताई थी? वो मैंने ये बताई थी कि जिस व्यक्ति ने शुरुआत की है सामान फिर से उसी के पास आ गया, यानी सर्कुलर, एक सर्कल बना, एक साइकिल चली, उस व्यक्ति को 2 बार प्रॉफिट या लॉस होता है। एक बार जब उसने बेचा 20% प्रॉफिट लिया, और जब ये सामान कई हाथों से होकर उसके बाद फिर आया, तो जब ये सामान इसको बेचेगा तो ये खरीदेगा। तो खरीदते समय अगर वो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा दे रहा है मतलब ये लॉस में हो जाएगा, कम दे रहा है मतलब ये प्रॉफिट में हो जाएगा। मतलब इसको 2 तरह का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको करने के। पहले मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके बताऊं। तो अगर मैं मान लूं कि पी के लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, पी ने इस वस्तु को 100 रुपए का खरीदा, तो पी ने बेचा क्यू को 120 रुपए पर, क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। यानी पी के पास 120 रुपए आ गए। ये 20 रुपए के प्रॉफिट में ऑलरेडी है, या मैं सीधे सीधे लिखूं तो इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अगर मैं पी हूं और मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो जब मैंने इसे क्यू को बेचा तो मुझे 120 रुपए मिले। 100 तो मैंने खर्च किए थे, वो मिले प्लस 20 एक्स्ट्रा, यानी मैं अभी 20 के प्रॉफिट में हूं। क्यू ने इस आर्टिकल को बेचा है आर को, अब वो 25% के लॉस पर। अब 120 का 25% अगर निकाला जाए, 120 का 25% निकाला जाए तो वो आता है 30, यानी 120 का आर्टिकल है और 30 रुपए का लॉस हो गया। अब 120 का आर्टिकल 30 रुपए का लॉस हो गया, मतलब आर ने इसे 90 रुपए में खरीदा होगा, और आर ने इसी आर्टिकल को बेच दिया फिर से पी को, और वो बेचा आर ने इसे 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 99 पर बेच दिया। 10% का प्रॉफिट मतलब 99 रुपीज पर बेच दिया। अब समझने वाली बात जो है वो क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पी ने केवल 100 रुपए खर्च किए थे, यानी उसका कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए, जितना उसने खर्च कर दिया उस आर्टिकल के लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन उसको 20 रुपए का फायदा यहां हो गया, और साथ में जो वस्तु उसने 100 रुपए खरीदी थी अब वो उसे केवल 99 रुपीज में ही मिल रही है, यानी और 1 रुपए कम। और अगर किसी व्यक्ति को खरीदते समय कोई वस्तु कम में मिल जाए तो वो भी उसके लिए प्रॉफिट ही होता है। यानी 20 रुपीज का प्रॉफिट यहां मिला, और जब ये सामान फिर से आया तो 1 रुपीज का प्रॉफिट यहां मिला, यानी टोटल 21 रुपीज का प्रॉफिट मिला। और ये प्रॉफिट 100 पर मिला क्योंकि पी ने 100 रुपए खर्च किए थे जो कि उसका कॉस्ट प्राइस है। यानी जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आया वो आया 21% का, जो कि पहला 20 और ये आपका 1% का था। तो उसको 21% का यहां पर हो गया प्रॉफिट। ये इसको करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो अभी मैंने आपको रेशियो से बताया, आप वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आइए जरा देखें। सबसे पहले पी ने क्यू को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, मतलब 5 का आर्टिकल उसने बेच दिया 6 पर। क्यू ने इसे बेचा 25% के लॉस पर, मतलब 4 का आर्टिकल बेच दिया 3 पर। और आर ने बेच दिया पी को वही आर्टिकल 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 10 का आर्टिकल बेच दिया गया 11 पर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू कट रही हूं आप उसे कटा सकते हैं। कोई ऐसा बहुत ज्यादा वैल्यूज कटने वाली है नहीं, बस यही कटने वाला है, तो चलो इसे भी कटा ही लेते हैं। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 25 × 4 ये 100 आ जाएगा,
और ये आपका आ जाएगा 99। अब ये 100 रुपए खर्च करके उस आर्टिकल को पीने खरीदा था। यहां पर जरा बात मेरी ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। 100 रुपए खर्च करके उसने पीने आर्टिकल को खरीदा था और अब वही आर्टिकल वो बेच नहीं रहा, उसे मिल रहा। वही आर्टिकल अब उसे मिल रहा किसके द्वारा? आर के द्वारा 99 में। यानी मैंने 100 रुपए का आर्टिकल मुझे 99 रुपीस पर मिल गया, यानी यहां पर भी मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में हूं अपॉन 100 इंटू 100, यानी 1% का प्रॉफिट तो मुझे हो रहा है लीनियर में। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो वो सामान जब घूम फिर के मेरे पास आया तो एट लास्ट मुझे 1% का प्रॉफिट हो रहा है। और शुरुआत में भी तो 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो उस 20% प्रॉफिट को भी आप यहां ऐड कर देंगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21% का। फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो आपको यहां डायरेक्टली वैल्यू दिख रही है कि आप 20 के प्रॉफिट में थे और आपको 100 का सामान 99 मिल रहा है, यानी आपके 1 रुपए बच गए और आपके पास, तो आपके पास टोटल 21 रुपए बचे, यानी 21 रुपए का प्रॉफिट। लीनियर वाले रिलेशन की तरह अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही सॉल्व किया मैंने। सॉल्व करने के बाद 100 का जो आर्टिकल पी ने स्टार्टिंग में खरीदा था, अब जब वो घूम फिर के आर और एस के हाथों फिर पी के पास पहुंचा तो 99 का मिल रहा, यानी उसके 1 रुपए बच गए। ये बचना भी एक तरह का प्रॉफिट है। 100 पर 1 रुपए का मतलब वो 1% का प्रॉफिट लिया तब जब वो आर्टिकल घूम के उसके पास आया, और शुरुआती दौर में यानी जब उसने आर्टिकल को बेचा था क्यू को, तभी उसे 20% का लाभ हो गया था। तो 20% शुरुआत का और 1% ये जो घूम फिर के उसके पास आया सर्कुलर वाला, तो टोटल जो उसका प्रॉफिट आया वो 21% आया। तो इसमें ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सर्कुलर और लीनियर। सर्कुलर को करने का तरीका और लीनियर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं सर्कुलर पर, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट इस एग्जांपल को देखें और आंसर बताएं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। आप दोनों में जिस प्रोसेस से कंफर्टेबल हैं उस प्रोसेस से यूज करके आप आंसर बता सकते हैं। ये आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना। मैं आपको कई सारे प्रोसेस बताऊंगा जो सिंपलेस्ट हो और आपके लिए इजी हो। चॉइस आपकी है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जहां पे भी कंडीशंस होगी, जहां पे भी कोई प्रोसेस नहीं लगने वाला होगा, कहां लगेगा, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी बनाए रखें और रेगुलरली आप आधा 1 घंटा, ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाता ताकि आपको भी बोरियत ना हो और आप इजीली आसानी चीजें समझ पाए। 2-2 3-3 वेरिएशन ही हम लोग रोज समझते हैं। तो रेगुलरली थोड़ा ऑनलाइन रहे, जो लोग पढ़ चुके हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, वो लोग भी रहें ताकि उनका रिविजन हो जाए। और बिल्कुल इस बात की श्योरिटी है कि जो लोग क्लासेस में भी इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं आप जब क्लासेस में पढ़ते हैं तो मैं हर बार महीने 1.5 महीने बाद कुछ ना कुछ नई प्रोसेस की हम लोग तलाश करते रहते हैं और चीज़ों को शॉर्ट बनाते जाते हैं। जितना आसान हो सके उतना आसान बताने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें आपको नई हर बार मिलेंगी, हर लेक्चर में मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगला एग्जाम्पल कह रहा है, क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक्स ने एक आर्टिकल सेल किया वाई को, एक्स ने एक आर्टिकल सेल किया वाई को 40% के प्रॉफिट पर, वाई ने वो आर्टिकल सेल किया जेड को 40% के लॉस पर, और जेड ने उस आर्टिकल को सेल कर दिया एक्स को 20% के लॉस पर। तो आपसे कह रहा है बताइए एक्स को होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। ओवरऑल एक्स को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 40% का प्रॉफिट का मतलब 40% का मतलब 2/5, तो 5 का आर्टिकल 2 का प्रॉफिट 7 पर बेचा गया। Y ने जेड को बेचा 40% के लॉस पर, 40% का लॉस का मतलब 2/5, 5 का आर्टिकल 2 का लॉस 3 पर बेचा गया। और जेड ने उस आर्टिकल को बेचा एक्स को 20% के प्रॉफिट पर, 20% का मतलब 1/5, सॉरी लॉस पर 1/5, तो 5 1 का लॉस यानी 4 पर बेचा गया। ये मैंने लिखा 40% का प्रॉफिट, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 का आर्टिकल 2 का प्रॉफिट 7, इस 40% का मतलब ही 2/5, 5 का आर्टिकल 2 का लॉस यानी 3, 20% का मतलब 1/5, और ये लॉस है तो 5 का समान 1 का लॉस यानी 4। अब अगर कोई नंबर कटे तो आप उससे कटा सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई नंबर नहीं कट रहा। तो चलो आज जरा सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आई 125 और ये वैल्यू आ गई 84। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस, हमारे पास वैल्यू आ गई 125 एंड 84। अब
जिस आर्टिकल को x ने खरीदा होगा 125 में, वो आर्टिकल जब x ने बेचा y को, y ने बेचा z को, और z ने फिर से जब x को बेचा, तो x अब उसे 84 रुपए में खरीद रहा है। यानी जिस आर्टिकल के लिए x ने खर्च किए थे 125 रुपए, अब वही आर्टिकल z के हाथों उसे 84 रुपए मिल रहा है, यानी वो प्रॉफिट में है। और प्रॉफिट में कितने के है, तो अब उससे हो रहा है यहां पर प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें। तो प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पर, यानी 125 इंटू 100, 125 का सामान उसे 84 रुपए में ही मिल रहा है, यानी वो प्रॉफिट में है 25 100 के एक्स्ट्रा और 16 कम है, यानी 25 प्लस 16 41 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसे, क्योंकि वो आर्टिकल 125 खर्च किया था और 84 में उसे मिल गया, यानी 41 रुपए उसके अब बच जा रहे हैं। तो 41 अपॉन 125 इंटू 100 इतने का प्रॉफिट हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। %32.8%। 41 अपॉन 125 इंटू 100 25 से कट गया, 5 टाइम्स 25 से कट गया, ये 4 टाइम्स में 41 इंटू 4 164 अपॉन 5 आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, 32.8% का यहां पर प्रॉफिट हुआ। यानी एक्स को जब वो आर्टिकल आता है तो लास्ट में उसको 32.8 का प्रॉफिट होता है और शुरुआत में भी उसे 40% का प्रॉफिट हो रखा है। यानी एक्स के अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो एक्स का टोटल प्रॉफिट 40% प्लस 32.8%, यानी 72.8% के प्रॉफिट में है। यानी जो एक्स है उसको ओवरऑल इस पूरे ट्रांजेक्शन पर 72.8% का प्रॉफिट होता है। तो ये हमने बात कर ली इस वेरिएशन की, जहां पर एक आर्टिकल को सक्सेसिवली बेचा जाता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के हाथ में दो तरह के रिलेशंस बनते हैं, एक बनता है आपका सर्कुलर और एक बनता है आपका लीनियर। दोनों पे चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वेरिएशंस दोनों समझ में आए होंगे। बात करते हैं अपने आखिरी वेरिएशंस की, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी चैप्टर के आखिरी हिस्से, यानी आप कह सकते हो एक तरह से छोटे से नया चैप्टर की तरफ, यानी डिस्काउंट की तरफ भी बढ़ेंगे। तो डिस्काउंट पे जाने से पहले आइए बात करते हैं आखिरी वेरिएशन की, आज के सेशन की। छोटा सा वेरिएशन होता है इसमें भी कई तरह के इसमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके कई सारे एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन में क्या करता है कि जितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस भी उतना ही होता है। यानी इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिक वैल्यू और प्रॉफिट या लॉस परसेंट की न्यूमेरिक वैल्यू आपस में बराबर होती है। जैसे कहता है कि 30% का प्रॉफिट हुआ तो 30 रुपए ही उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपए ही उसका कॉस्ट प्राइस है। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत, किसी भी आर्टिकल पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके क्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं लिख के समझाऊं आपको तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत उस वस्तु के यदि क्रय मूल्य के बराबर है और विक्रय मूल्य का मान यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 96 रुपीज है, यानी 96 रुपए है, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। कॉस्ट प्राइस हमें उस आर्टिकल का फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन है। चलो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी दे रहा। देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ऑप्शंस आपको गिवन है 40, 50, 60, 80 और 90। हमको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग के जवाब आ रहे हैं, जो लोग को नहीं आ रहा है वो लोग समझ लें और अगले क्वेश्चन में जरूर फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, यानी अगर मैंने किसी आर्टिकल को 50 रुपए में खरीदा तो मुझे 50% का ही प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने कोई आर्टिकल 48 रुपीज का खरीदा तो मुझे 48% का ही प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने कोई आर्टिकल 10% का खरीदा तो मुझे 10% का ही प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन को पहले अगर मैं आपको बेसिक से सॉल्व करके समझाऊं, ताकि आपको जो मैं तरीका बताऊं, शॉर्टकट बताऊं, जो भी आग लगाओ मेथड आप जिसे कहते हैं वो बताऊं, वो आपको समझ में है। तो मैं कुछ समय के लिए ज्यूम कर लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट परसेंट भी x% का ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बात करूं तो कॉस्ट प्राइस हमने माना है x, और इसी x पर सेलिंग प्राइस 96 है, तो मैं पहले यहां 96 ले रहा है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस x है
प्लस और इसी x पर मुझे x% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का परसेंट निकाला होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये मेरा CP है, कॉस्ट प्राइस, और ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लिख लिया। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 96, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 96, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 96 बराबर 0। जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इनइक्वालिटी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों ने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है ऑफलाइन क्लास में। जल्द ही मैं इनइक्वालिटी चैप्टर को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको पढ़ाऊंगा। तो उस चैप्टर पे जाने से पहले मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया था, फैक्टर के थ्रू, या आप सीधाचारे का यूज कर सकते हैं। चूंकि पेपर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप क्या करें कि आप ये 9600 होगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप सीधाचारे का यूज करें और बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन सॉल्व करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने फैक्टर मेथड बताया था। फैक्टर मेथड मैंने आपको बोला था कि इधर का नंबर देखिए, इस नंबर का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस साइन है तो माइनस करने पे, प्लस साइन है तो प्लस करने पे, घटाने पर ये नंबर आ जाए यानी 100। यानी मुझे 9600 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा जो वैल्यू आए घटाने पे 100 आए और मल्टीप्लाई करने पे 9600 आए। तो अगर आपको 9600 बड़ा नंबर लग रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहां से 2 0 हटाइए तो यहां से 1 0 हटाइए। याद रखिएगा, अगर आप यहां से 2 0 हटा रहे हैं तो यहां 1 हटाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है। अब 10 × 10 का प्रोडक्ट करेंगे, 100 आएगा, 2 0 आएगा, और ये सम होता है, 10 + 10 जोड़ेंगे तो 1 ही 0 रहेगा, यानी वहां के 2 0 के लिए यहां 1 0 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है और ये सम ऑफ रूट होता है, जिसके बारे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब ये 96 हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब 96 का चलो ऐसा फैक्टर कर लें जिसको माइनस करे तो 10 आए। तो टेबल अगर आपको याद है तो 16 के टेबल में 16 × 6 96 होता है, यानी 96 का फैक्टर किया जाए तो 16 और 6 ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 96 आएगा और 16 और 6 को घटाने पर माइनस करने पर 10 भी आएगा। अब चूंकि मुझे 96 का तो करना नहीं था, 9600 का करना था, 2 0 मैंने हटाए थे, तो 2 0 अगर आप यहां लगा रहे हैं तो इनमें 1 1 0 लगा दीजिए। मतलब 9600 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पर ये वैल्यू यानी 100 आए, वो 160 और 60 होता है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस माइनस की है, जब भी क्वाड्रेटिक प्लस माइनस की होती है तो रूट जो आते हैं वो माइनस प्लस आते हैं, बड़ा वाला रूट माइनस, छोटा वाला रूट प्लस होता है। तो यहां बड़ा वाला वैल्यू 160 है, यानी ये माइनस में आएगा, और छोटा वाला ये आपका 60 है, ये प्लस में आएगा। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता कि दुकानदार आपको सामान भी दे और साथ में कह दे कि 160 रुपए भी मेरी तरफ से लेके जाओ। कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। आपका आंसर होगा 60, यानी आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी 60। ये शो करने का मैंने आपको बेसिक तरीका बताया इक्वेशन सॉल्व करके। ये तो पहले मेथड की मैंने बात कर दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इन सब चीजों को एक बार जरूर 2-3 बार देखा करें वीडियोस को। अगर आपको कभी भी डाउट हो तो वीडियोस यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और आपके GMR कॉम्पिटिशन एज के एप्लीकेशन पर भी वीडियो वाले सेक्शंस में अवेलेबल है। तो उसको भी आप जब चाहें तब देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक मेथड सॉल्व करके बताया। ये तो करने का इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से करने का। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने % का प्रॉफिट है उतने % का कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करिए, सेलिंग प्राइस 96 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी कॉस्ट प्राइस ही गिवन होगा। तो अब अगर मैं 50 की बात करूं कि 50 कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट भी 50% का होगा। 50 का 50% 25 होता है, 50 का आर्टिकल, 25 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस 75 होना चाहिए। जबकि हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 96 है, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। 40 का 40% निकाला जाए तो 40 का 40% 16 होता है, 40 का सामान 16 का फायदा, यानी 56 पर बेचा जाएगा,
जबकि हमारा सेलिंग प्राइस 96 है, ये 56 यानी ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन 60 है, 60 का 60% 36 होता है, 60 का सामान 36 का प्रॉफिट 96। ये वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि हमारा भी सेलिंग प्राइस 96 आया और यहां पे भी सेलिंग प्राइस 96 है। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप तब जाएं जब आपसे कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा कहता कि कॉस्ट प्राइस के डिजिट का सम बताइए, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आया है 60, इनके डिजिट का सम होगा 6, तो ऑप्शन में इस तरह से 6, 5, 4 दिया होगा, तो वहां से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वहां फंस जाएंगे। या कॉस्ट प्राइस की बजाय अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि बताइए उसी आर्टिकल को अगर 90% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10% के लॉस पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी ऑप्शन में सेलिंग प्राइस दिया हो तो वहां से फिर ये वैल्यू निकालना भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ऑप्शन का यूज ना करें। अब मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा आप उसका यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए जरा अगले मेथड की तरफ बात करते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो अब आपको देखो करना क्या है, क्वेश्चन में आपको 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। दूसरी बात, सेलिंग प्राइस कितना है, तो इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस है 96, तो आपको लिखना है 96, मैंने लिख लिया। अब अगर प्रॉफिट है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर प्रॉफिट है यानी लाभ है, प्रॉफिट की वैल्यू है, तो 96 का ऐसा फैक्टर करिए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड यानी टुकड़ा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 96 है और घटाने पर, या देखिएगा प्रॉफिट में माइनस करने पर 10 आए, 10 आना चाहिए। प्रॉफिट के केस में माइनस करने पर 10 आना चाहिए और लॉस के केस में प्लस करने पर 10 आना चाहिए। इन दो बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का है तो फैक्टर ऐसा करना है जिसको घटाने पे 10 आए, और अगर क्वेश्चन लॉस का है तो फैक्टर ऐसा करना है जिसको जोड़ने पे 10 आए। अभी लॉस का भी एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो 96 का फैक्टर जिसको माइनस करे 10 है, 16 इंटू 6 96 होता है, 96 होता है, 16 6 इसके फैक्टर हो गए, घटाया तो 10 आया। और अगर प्रॉफिट है तो इसमें जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें बस 0 लगा दीजिए, वही आपका आंसर है, यानी 60 रुपीज हो जाएगा आपका आंसर। 0 हालांकि सब जगह लगाना होता है जैसा पीछे हमने लगाया था। अब समझने वाली बात जो है वो क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा कि आखिर हम ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊं, ये कोई ट्रिक कोई जादू नहीं होता, आप एक्चुअली यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 96 का फैक्टर कर रहे हैं जिसको माइनस करने पे 10 आए, जैसा मैंने कहा था 2 0 हटा रहे हो तो यहां से 1 हटाना, इसी स्टेप को आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या हर बार माइनस करने पे 10 ही आना चाहिए, बिल्कुल 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो उस क्वाड्रेटिक में यहां 100 आएगा और यही 100 मल्टीप्लाई होकर 100x आएगा, यानी यहां आने वाला ये टर्म, ये वाला टर्म हमेशा 100 ही रहेगा। 100 के अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं, परसेंट के डिनोमिनेटर में 100 आता है, वही 100 यहां पर आया हुआ है। तो दोनों केस में 10 ही आपको लाना है। प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट यानी घटाने के बाद 10, लॉस में जोड़ने के बाद 10। दूसरी बात, प्रॉफिट के केस में जो स्मॉलर नंबर आएगा 0 लगा दीजिए, सब में जो भी फैक्टर है उसमें 0 लगा दीजिएगा। प्रॉफिट केस में छोटा वाला, मैं यहां लिख दे रहा, आप अपने नोट्स बनाते हैं जहां बनाते हैं वहां लिख लीजिए, छोटा वाला आंसर होगा जो फैक्टर है, यानी वो 60। इसका मतलब लॉस के केस में बड़ा वाला आंसर होगा। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लॉस के केस में बड़ा वाला आंसर होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लॉस के केस में दोनों ही आंसर होंगे, दोनों ही सही हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए अब एग्जांपल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा दूं। सेलिंग प्राइस 96 था, इसके मैंने 2 फैक्टर किए, जिसको प्रॉफिट है तो माइनस करने पर 10 आए, 16 और 6, फिर दोनों में 0 0 लगा दिया। चूंकि क्वेश्चन प्रॉफिट का है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा, यानी 60। अब जब कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया तो जो भी सेलिंग प्राइस वगैरह नई चीज पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। और अगर लॉस का केस है तो फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने पे 10 आए और उसमें जो दोनों फैक्टर्स आएंगे दोनों ही आपके आंसर होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। आइए आज के सेशन का आखिरी एग्जांपल लेते हैं, लॉस वाला भी, और मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप भी सॉल्व करें और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहें। ये क्वेश्चन लॉस का है, यानी आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज के सेशन का लास्ट।
क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है लॉस परसेंट ऑन एन आर्टिकल इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट ऑन एन आर्टिकल इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत इसके क्रय मूल्य के बराबर है। इफ सेलिंग प्राइस इज 9 रुपीज, यदि विक्रय मूल्य 9 रुपए हो, 9 रुपीज 10 में कम, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। सेलिंग प्राइस 9 है, 9 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 9 है और ऐड करे तो 10 आए। लॉस है इसलिए ऐड करने पे 10, तो हमारे फैक्टर्स आएंगे 9 और 1, और मैंने आपसे बोला दोनों में 0 लगा दीजिए। ये आपके दो फैक्टर्स आ गए 90 और 10, और यहां पर ये दोनों ही आंसर सही हैं, 90 भी सही है और 10 भी सही है। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हम कौन सा आंसर लगाएं, 90 लगाएं कि 10 लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे समझा दूं कि पेपर में जब कभी भी ऑप्शन दिया होगा तो इनमें से कोई एक होगा, या अगर दोनों होंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे 90-10, 70-50, 40-60, ऐसे पेयर में ऑप्शंस दिए होंगे, या क्वेश्चन में कुछ शब्द यूज कर रहा होगा जैसे फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, अधिकतम संभव क्रय मूल्य का मान बताइए, तो फिर 90 से लगाएंगे। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, न्यूनतम संभव मान बताइए, तो हम 10 को आंसर लगाएंगे। ठीक, अब ये दोनों सही है या नहीं है, तो आओ मैं उसे क्रॉस चेक करके भी आपको बता दूं। 90 और 10, 90 का 90% होता है 81। अब 90 में से अगर मैं 81 को माइनस करूंगा तो 9 रुपीज आएगा, और 10 का 10% होता है 1, 10 में से 1 माइनस करूंगा तो भी 9 आएगा, यानी दोनों में सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आखिर दोनों आंसर सही कैसे हो गया, तो इसको मैं जाते जाते आखिरी में इसको भी मैं आपको बेसिक सॉल्व करके समझाते हुए चलूं, तो आओ जरा इसको बेसिक से एक बार देख लेते हैं आपकी जानकारी के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। तो यहां पर लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस x है और इस x पर x% का लॉस हो गया, क्योंकि लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस हमने सेम ही माना है, बराबर सेलिंग प्राइस है 9। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 900 बराबर 0। थोड़ा बड़ा मैं लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 900 बराबर 0। आपको ये क्वाड्रेटिक मिलेगी। अब देखिए मैंने लॉस के केस में क्यों कहा कि फैक्टर ऐसा करिए जिसको जोड़ने पे 10 है, क्योंकि यहां प्लस साइन है। आपको 900 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करें तो 100 आए, या अगर मैं 2 0 गायब कर दूं, यहां से 2 0 गायब करूं 9, तो यहां से 1 0 गायब करूंगा 10, यानी 9 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करें तो क्या है 10। वही हमने किया, 9 का फैक्टर किया था तो 9 और 1 फैक्टर जिसको ऐड करने पे आया था 10। अब चूंकि 900 की बात कर रहे हैं, 2 0 है, इसलिए हम लोग यहां दोनों में 1 1 0 लगा देंगे। 9 का फैक्टर ऐसा करना है जिसको जोड़ने पे 10 है, तो 9 और 1। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ 900 की, तो यहाँ 100 है आपका, तो ये 90 और 10 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया था 0। दूसरी और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ दोनों आंसर क्यों है, तो जरा ध्यान दीजिए। ये जो क्वाड्रेटिक बनी है वो माइनस प्लस की बनी है, और जब कभी भी क्वाड्रेटिक में माइनस प्लस आता है तो उसके दोनों ही रूट्स पॉजिटिव आते हैं, यानी प्लस में आते हैं, यानी एक्स या वेरिएबल का जो दोनों वैल्यू आता है वो दोनों पॉजिटिव आता है। और जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं यानी आपके दोनों मान संभव है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहां पर दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं और दोनों वैल्यू आंसर में आ सकती हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में जो आप ट्रिक या जो शॉर्टकट आप जो भी आप कह लो इसे जो यूज कर रहे हैं आप उसके थ्रू कर क्या रहे हो और वो आता कहां से है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 वेरिएशंस की बात की है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें, घर पे लगे रहें। और कमेंट बॉक्स में आगे आप डिस्काउंट, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट 2-3 लेक्चर में ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, ताकि मैं जो अगला टॉपिक है वो मेजॉरिटी में जो लोग चाहते होंगे उस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो कोशिश करता हूं कि आगे आप लोग के जवाब आएंगे। उम्मीद करता हूं आपके जवाब आ रहे होंगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, यानी कल
इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।